नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और तृप्ति भी हमारे साथ अब मौजूद रहेंगी। मुनाफे की मंडी में रोजाना आपके लिए नए नए अपडेट्स तृप्ति भी लेकर आएंगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। सोने और चांदी दोनों में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। 1,23,000 के नीचे MCX पर सोना है। चांदी को अगर देखें तो चांदी में भी आज फिर से गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। 1,53,150 के करीब चांदी है। लेकिन आपको करना क्या है? इस गिरावट पे आपको खरीदना है या अभी रुकना है? क्या हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये आपको अभी अगले चंद मिनटों में आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आपको मेहमानों से अपना परिचय करवा दें कि वो आपके लिए क्या आज खास लेकर आने वाले हैं। बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से। हरीश राई हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं KVP प्राइम से। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से। और भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। और साथ ही आज हमारे साथ एक और मेहमान होंगे। चिंतन हरिया हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ। और विटूपन जी, आप बताइए चांदी को लेकर आपकी क्या राय है? चांदी में आज की गिरावट को आप कैसे देखते हैं? क्या और भाव नीचे आ सकता है क्या? देखिए विश्वमोहन जी, अभी फिलहाल के लिए जो अभी गिरावट है सिल्वर का, तो ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा डीप आया है। और दूसरा जो है, डॉलर रुपीस जिस तरह से डॉलर अप्रिशिएट किया था फ्राइडे को 89.70-65 तक गया था, तो आज थोड़ा उसमें भी डीप आया हुआ है। ओवरऑल बायस में थोड़ा सा देखिए अभी साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि बाजार ने एक बार ऑल टाइम हाई रिटेस्ट करने के लिए गया, दो बार नया हाई बन के आसपास ही गया है। तो फिलहाल वहां से बाजार डीप आया है, तो अभी फिलहाल के लिए हो सकता है बाजार इस रेंज में शॉर्ट टर्म में साइडवेज रहे। और हालांकि और एक भी रिस्क फैक्टर है, जो जापान के बैंक ऑफ जापान के जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज हो सकता है। उनकी मीटिंग दिसंबर में मिड में होगा, तो उससे शायद जापान का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने से थोड़ा शायद पूरे जो क्रेडिट रेट को डिस्टरबेंस लेके जो भी जिसमें भी जो भी स्टॉक्स हो या कमोडिटीज में हाई रैली आया था, उसमें थोड़ा सा पॉज हो, तो शॉर्ट टर्म में ये बड़ा फैक्टर है जिसको हमको नजरअंदाज नहीं करना है। फिलहाल के लिए जो अभी फिलहाल दिख रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड है। 1,50,000 के आसपास का एक थोड़ा सा बेस है, 50 राउंड के आसपास अभी फिलहाल है। तो हो सकता है बाजार 1,50,000 के आसपास आने से, मतलब 1,51,000 के आसपास आने से मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहां से एक बार एक रिएक्शनरी जो सपोर्ट लेवल से बाइंग का हो सकते हैं 1,54,000, और मैक्स टू मैक्स 1,55,000 तक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस 1,49,800 के नीचे लगाना पड़ेगा। उस तरह का फिलहाल के लिए सिल्वर का सिनारियो है। सिल्वर थोड़ा सा डाइजी हो रहा है, लेकिन पूरे मेजर फंडामेंटल चेंजेस नहीं आया हुआ है। जो चेंजेस है फिलहाल के लिए बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज फ्रॉम द जापान। तो ये भी हुए चांदी को लेकर आपका। हरीश जी से भी समझते हैं। हरीश जी, गोल्ड और सिल्वर में जो आज ट्रेड करना चाहते हैं, तो कौन से लेवल्स होंगे जहां पर नजर रखनी चाहिए? और ये गिरावट क्या एक्सटेंड भी हो सकती है? आज बेच कर जाएं या खरीद कर जाएं? आपके लेवल्स क्या हैं हरीश जी? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग विश्वनाथ जी। एंड मेरा जो व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर दोनों पर ही बियरिश है। और इसका रीज़न ये है कि बेसिकली जो गोल्ड में अपन ने देखा है पिछले लास्ट वीक भी जो वीकनेस दिख रही है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी थी, तो एक करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था। हालांकि अपन ने MCX में इतनी गिरावट नहीं देखी क्योंकि जो फ्राइडे के दिन अपन ने देखा INR की वजह से, क्योंकि INR वीक था। अब बात करते हैं करंट लेवल पर। तो करंट लेवल में अगर अपन देखें, मतलब आज के सिनेरियो में, तो गोल्ड सेल होना चाहिए अराउंड 1,23,000 के आसपास। वहीं पे इसके जो टारगेट है 1,21,700 और 1,20,800 के आसपास होने चाहिए। और स्टॉप लॉस होना चाहिए 1,24,600 के आसपास। और 1,24,600 अपने आप में एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है मार्केट में हमें आज या कल में, तो एक बाइंग दोबारा से हम देख सकते हैं, एक रैली दोबारा से आ सकती है गोल्ड में, नो डाउट। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 1,20,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर बात करते हैं हम लोग सिल्वर की। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी वीकनेस है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 1,53,600 से 700 के बीच में हम लोग इसमें सिल्वर में सेल करें। टारगेट होना चाहिए 1,51,600 और 1,50,600 के आसपास। वहीं इसके स्टॉप लॉस जो होने चाहिए 1,55,200 होने चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों में फिलहाल तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बन रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो भी बता देता हूँ एक बार। कॉमेक्स में अगर अपन देखें
तो 4020 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट 4000 के लेवल पर तक भी जा सकती है। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 4160 और 4180 के एक रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो ये इन पे हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। सेम सिल्वर में जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो 4935 और 4980 के रहेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस, और 4930 और 4900 के हमारे पास सपोर्ट रहेंगे। तो इन लेवल्स पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए आज के लिए गोल्ड सिल्वर में। बिल्कुल, ये हो गई हरीश जी की राय। एक बार मैं फिर से लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। सोने और चांदी दोनों पर इन्होंने सेल की राय दी है। चांदी में देखें तो टारगेट्स आपको यहाँ पर 1,50,600 तक का रखना है, बिकवाली करके रखनी, स्टॉप लॉस लगाना है 1,55,200 का। साथ ही सोने पर भी इन्होंने अपनी बिकवाली की राय यहाँ पर दी है, एक बार आपको हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। 1,23,000 पर इन्होंने राय दी है, 1,20,800 के टारगेट्स, बिकवाली की राय, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,24,600 का। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेश जी, आपकी सोने चांदी को लेकर क्या राय होगी? इस डाउनफॉल को आप किस तरह से देख रहे हैं और कौन से लेवल यहां से अब अहम होने वाले हैं सोने चांदी के लिए? जी नमस्कार। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव टू साइडवेज है। बाजारों में एक रेंज बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये जो रेंज बनी हुई है विशेषकर सिल्वर के बाजारों में 1,51,000 से लेकर 1,56,000 के बीच में बनी हुई है। परंतु अगर आज की बात करें तो 1,53,500 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है, तो 1,53,800 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में लक्ष्य की बात करें 1,52,500, 1,52,000 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी आज एक गैप डाउन देखने को मिला है, जो कि बाजारों के लिए एक नेगेटिव साइन ही होता है। परंतु इसमें उछाले में बिकवाली की सलाह रहेगी। बाजार 1,23 के आसपास मिलता है, तो 1,23 के आसपास यहाँ पर बिकवाली की सलाह बिकवाली करें। 1,23,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1,22,400, 1,22 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकता है। बिल्कुल, तो भूपेश जी की तरफ से भी चांदी में बिकवाली की राय और सोने में आप सेल ऑन राइज, यानी कि जैसे ही भाव बढ़ते हैं आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। देवयाना गगलानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी सोने चांदी को लेकर क्या राय है? क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अब आगे के लिए? आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इसे? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल सोने की बात हो तो काफी वॉलेटाइल है लास्ट वीक में। जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं प्राइजेस के लिए काइंड ऑफ मिक्स है। एक तरफ से यूक्रेन और रशिया की जो पीस डील की बात चल रही है तो उसके वजह से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला। और अगर हम रेट कट की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी थी लास्ट वीक में 40%, वो अभी 75% हो चुकी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो मे बी वो लोअर लेवल पे प्राइस सपोर्ट दे सकता है। पर नियर टर्म की मैं बात करूँ तो सोने में सेल ऑन राइज का व्यू हम रख सकते हैं कि प्राइजेस जो है सस्टेन हो नहीं पा रहे हैं 4,100 के ऊपर। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है वीकली क्लोजिंग बेस पे, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रखे। इंट्राडे की मैं बात करूँ तो अगर प्राइजेस में अगर रैली आती है 1,23,200 के करीब, तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 1,23,500 का रखे और टारगेट नीचे में 1,22,800 का रखे। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। एक तरफ से न्यूज़ फ्लो ऐसा आ रहा है कि चाइना जो है स्टिमुलस अनाउंस कर सकता है टू सपोर्ट देयर इकोनॉमी, तो वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, जो कि सिल्वर को लोअर लेवल पे सपोर्ट दे सकता है। और सिल्वर में अगर बात करूँ तो काफी टाइम से प्राइजेस जो है 1,50,000 का जो एक बेस बना दिया है, प्राइजेस उसके नीचे जा नहीं पा रहे हैं। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक व्यू बार डिप्स का रख सकते हैं। इंट्राडे में अगर प्राइजेस करेक्शन अगर आता है अराउंड 1,52,000 के करीब, तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 1,51,000 का रखें और टारगेट जो है 1,53,200 का मेंटेन करें। ओके, तो ये राय आपके लिए टेक्निकल कॉल्स है, टेक्निकल लेवल्स भी आपको स्क्रीन पर है। टारगेट है दिव्या का 1,53,200 का, 1,51,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। और गोल्ड में सेल की राय है 1,22,800 के टारगेट के लिए 1,23,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, अब हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, चिंतन हरिया हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतन जी, आपने वक्त दिया है। सर, अक्टूबर के जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के जो नंबर थे वो काफ़ी बेहतर थे। अक्टूबर में भारत में गोल्ड ईटीएफ में करीब करीब 85 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है, जो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मंथली इनफ्लो थी। लेकिन नवंबर में अब तक के किस तरह के नंबर दिख रहे हैं? क्या रुझान दिख रहा है? क्या क्या लोगों की दिलचस्पी अभी भी गोल्ड ईटीएफ में बनी हुई है क्या, चिंतन जी? मोहन जी, लोगों का रुझान
जो एसेट क्लास चलता है उस पर जरूर रहता है, और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो सोने और चांदी में तेजी अच्छी आई है, और जो हमारा इक्विटी मार्केट्स है वो साइडवेज रहा है। तो डेफिनेटली एक रुझान रहेगा। चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण लोग शायद थोड़े घबरा भी गए होंगे, पर हमारा ऐसा मानना है, जैसे कि प्रीवियस एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, कि अगर आपने आपका एसेट एलोकेशन सही किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्लोज अपने हिसाब से इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर में आते रहेंगे, क्योंकि लोगों का जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं तो आना है, और आजकल लोगों को म्यूचुअल फंड्स के ऊपर थोड़ा एक जो विश्वास है वो बना रहेगा। सर, ये आपको क्या लग रहा है, जो गोल्ड ईटीएफ के जो एनएवी हैं वो फिजिकल मार्केट से कितना लिंक्ड है? क्योंकि इसको लेकर काफी सवाल आते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं। ये जो बाकी स्प्रेड काफी ज्यादा दिखता है, कभी प्रीमियम कभी डिस्काउंट, आप इस पर क्या कहेंगे? तो चांदी में हमने देखा था कि प्रीमियम और डिस्काउंट बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट था अक्टूबर में। पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो शायद सप्लाई कंस्ट्रेंट उतना नहीं है, तो जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है वो काफी छोटा होता है, या अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता। तो गोल्ड में तो जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो दाम है उसको अगर हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके जो भी प्राइस आता है, लैंडेड प्राइस जिसे कहा जाता है, उसी के ऊपर उसका एनएवी भी बनता है। तो गोल्ड में हमने नहीं देखा है कि बहुत प्रीमियम या डिस्काउंट होता है, एक मामूली सा प्रीमियम डिस्काउंट मार्केट डायनामिक्स की वजह से होता है। पर चांदी में जरूर देखा गया था कि अक्टूबर के महीने में जब सप्लाई कंस्ट्रेंट था तो बहुत प्रीमियम चला गया, बहुत डिमांड भी आई थी। मार्केट मेकर के पास सप्लाई ना होने के कारण वो प्रीमियम बहुत बढ़ चुका था, और उसके कारण काफी सारे हमने भी फ्लोज बंद कर दिए थे। उसके बाद वो डिस्काउंट में चला गया जब सप्लाई आ गया। तो चांदी में ज्यादा हुआ था ये, गोल्ड में उतना नहीं है। पर निवेशकों को ये कहना चाहेंगे कि जितना भी गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आप पैसा लगाते हो, उसका फिजिकल सिल्वर और फिजिकल गोल्ड एक वोल्ट में स्टोर्ड होता है, और उनके जो प्राइसिंग होते हैं वो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। तो जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है वो एक्चुअल फिजिकल मार्केट में अगर प्रीमियम या डिस्काउंट है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और उसके जो मापदंड है वो काफी सभी एएमसीज को फॉलो करने पड़ते हैं, और जो एक्चुअल मार्केट है उसको ही दर्शाता है गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ प्राइसेस। जो अक्टूबर में हुआ वो काफी रेयर होता है, पर जो भी फिजिकल मार्केट में होता है उसी का एक रिफ्लेक्शन आपको गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में दिखने को कि मिलता है। बाजार में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस स्प्रेड नहीं रहता, लेकिन एक एबनॉर्मल सी स्थिति थी अक्टूबर में जहां पे काफी ज्यादा प्रीमियम फिजिकल मार्केट में हो गए हुए थे। अब एक सवाल होगा कि गोल्ड या सिल्वर, आगे यहां से किसके फंडामेंटल ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं? क्योंकि जो भी ईटीएफ इन्वेस्टर्स होंगे, आपसे टारगेट नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन बुलिश स्टांस किस तरफ ज्यादा है, चांदी या गोल्ड की तरफ? चिंतन जी। तो अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो अपना $2000 का उच्चतम बनाया था 2011 में, वो 2020 में क्रॉस होने के बाद, 2020-21 में क्रॉस होने के बाद करीबन $4500 तक गोल्ड के दाम गए थे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। चांदी अपने जो उच्चतम स्तर 2011 में उसके आसपास अभी पहुंचा है। तो अगर इंडस्ट्रियल डिमांड और डिमांड सप्लाई, जो 5 साल से चांदी में डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अगर वो बना रहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्लो डाउन ना आया, डिमांड सोलर और पीवी सेल्स में बना रहा, तो चांदी की तरफ रुझान हो सकता है। पर चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है गोल्ड के मुकाबले, तो एसेट एलोकेशन अपना बनाए रखें। और अगर आपने पहले चांदी में निवेश नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा जब भी चांदी गिरता है आप ले सकते हैं, पर इतना याद रखिएगा कि अगर कोई बड़ी बड़ी तेजी आती है किसी भी एक एसेट क्लास में तो उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो रुझान थोड़ा चांदी की तरफ रहेगा गोल्ड के बदले, अगर आपका इंडस्ट्रियल मेटल्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई नेगेटिव व्यू नहीं है। अगर विश्व बाजार में, इकोनॉमी में अगर आपका नेगेटिव व्यू है तो आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड में बने रहे। नए गोल्ड बाइंग की शायद हम अभी ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमें इक्विटीज ज्यादा पसंद है गोल्ड और सिल्वर से। ये सलाह आपको लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रन अप आ चुका है, इक्विटी में आपका रुझान यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि वहाँ पर वो रैली धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। शुक्रिया चिंतन सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि किस तरह के मार्केट में अभी ट्रिगर हैं जो और कौन से एसेट क्लास को यहाँ से ड्राइव ज़्यादा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो क्रूड और मेटल्स पे चर्चा करेंगे, और शुगर को लेकर एक अहम खबर आ रही है, वो खबर भी आपको बताएंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। चलिए, हमने सोने और चांदी पर अपने एक्सपर्ट से राय ले ली, लेकिन अब वक्त हो गया है बेस मेटल्स पर चर्चा के लिए। भूपेश जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉपर 1000 के करीब है, एल्यूमिनियम के भाव में भी हल्की गिरावट है, सीमित दायरे में जिंक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और लेड में भी हल्की हल्की गिरावट नजर आ रही है। बेस मेटल्स पर आज आपकी नज़र कहाँ है और क्या पसंद कर रहे हैं आप? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में मेरे को जिंक का बाजार काफी अच्छा लगता है। जिंक के बाजार में 302 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 300 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो अपसाइड में 307 309 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कॉपर दिसंबर वायदा को देखें तो 1005 1002 कॉपर में मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1002 और 999 के आसपास कहीं भी कॉपर मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 995 के नीचे का रहेगा। पोजिशनली इसमें लक्ष्य 1015 1021 के संभावित रहेंगे। हो गई भूपेश जी की साइड से राय। देवया जी, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आज आप क्या पसंद कर रहे हैं? मेरा टॉप पिक बेस मेटल पैक में कॉपर के अंदर रहेगा, क्योंकि कॉपर के जो फंडामेंटल्स है अभी भी इंटैक्ट है। एक तरफ से सप्लाई कंसर्न बनी हुई है बिकॉज ऑफ द माइन डिस्ट्रप्शन। साथ ही साथ जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि चाइना जो है वो लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर स्टिमुलस को, वो लोअर लेवल पे प्राइस सपोर्ट दे सकता है। अगर प्राइजेस इंट्राडे में 1004 के करीब आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 999 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1010 का मेंटेन करें। तो 999 के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर खरीदने की सलाह, 1010 का टारगेट यहां पर आप दे रहे हैं। जिंक आज कमजोर है, खास करके नवंबर वायदा, हालांकि अब डिलीवरी मोड में चला जाएगा। 28 नवंबर की एक्सपायरी है तो दिसंबर में ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है बिटूपन जी बेस मेटल्स में? देखिए, मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में थोड़ा सा ट्रेंड साइडवेज है बिश्मोन जी। हाँ, फंडामेंटल बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई रेंज या ट्रेंड पकड़ नहीं पा रहा है। लाखी 15-20 दिन हो गया है। और मुझे लग रहा है जिंक में भी थोड़ा सा अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट या दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बुलबैक में बेचना चाहिए। अभी फिलहाल के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का मैं रेंज देख रहा हूँ तो अभी वो 301 के आसपास है। 303 का सेलिंग लेट होता है, 297 का टारगेट रहेगा। 305 के ऊपर ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल कॉपर का भी सेम सिनेरियो देखिएगा, 1015 से 990 का रेंज है। हो सकता है बाजार 1005 को तोड़ने के बाद थोड़ा स्पाइक दे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई साइडवेज रेंज है। यहाँ से तेजी का नहीं लग रहा है मुझे कोई भी इतना अभी फिलहाल के लिए। हाँ, ये बात तो है, फंडामेंटल बुलिश है। बाइंग रेंज शायद काफी नीचे है, 975 से 980 का मेजर सपोर्ट जो है वो लेवल आपका सही रेंज रहेगा बाइंग के लिए। फिलहाल के लिए साइडवेज है और जिनमें सेल के लिए मेरा राय है फिलहाल के लिए। की सलाह 297, लेकिन साइडवेज आपको ये मार्केट दिख रहा है। हरीश जी, कॉपर पर एक राय आपकी भी चाहिए। पर अगर अपन चार्ट के व्यू देखें तो लग रहा है कि एक है ना टॉप बन चुका है और शॉर्ट टर्म एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉपर के अंदर हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए और कॉपर में अराउंड 1010 और 1012 के आसपास अगर अपन को दिखता है तो वो सेलिंग जोन होना चाहिए और टारगेट अराउंड 995 990 और शायद उससे नीचे भी देख सकते हैं अपन आने वाले वीक के अंदर। तो इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्ट्रिक्ट बेसिस पर 1026 का रहेगा जो हाई है। अगर वो 1026 ब्रेक होता है तो शायद फिर अगले 30-40 रुपए की और तेजी हो सकती है, बिकॉज एक जो टॉप बनता है जिसको पैराबोलिक टॉप कहते हैं वो तो बन चुका है कॉपर में। तो मेरा व्यू जो है इसमें बेयरिश है कॉपर में। कॉपर पर बेयरिश व्यू। यहाँ पर 1010 की कॉल है, टारगेट्स आपको 990 के लिए सेल की कॉल दी है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1026 का। बिटूपन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, कच्चे तेल पर किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई जाए, क्योंकि अभी गिरावट दिख रही है और अगर रशिया यूक्रेन में जो डील है, सीज फायर साइन हो जाता है तो किस तरह के लेवल्स आगे जाकर दिख सकते हैं? अभी के लिए डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मार्केट में ओवरऑल अगर देखते हैं तो क्रूड ऑयल में कोई खास तेजी का ऐसा कुछ है नहीं। बीच में कभी कभार कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है तो बाजार में एक रिस्क प्रीमियम स्पाइक आ जाता है, लेकिन जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन से वो सबसाइड ऑलमोस्ट हो गया है और उतना बड़ा सा रिस्क प्रीमियम अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है। और अगर अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखता है तो सप्लाई इज वेरी कंफर्टेबल लेवल और डिमांड में भी कोई सडन स्पाइक नहीं आया हुआ है। हाँ, यूएस में अभी जो हीटिंग सीजन में थोड़ा सा डिमांड बन सकता है लोकली, लेकिन कोई मेजर ग्लोबली चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है। और
मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा अभी साइडवेज रहेगा, और ये लेवल जो है क्रूड ऑयल का थोड़ा सा सपोर्ट लेवल है, थोड़ा यहाँ से पुल बैक होता है 5260 से 5270 के आसपास मेरे हिसाब से ये जो लेवल होता है एमसीएक्स के भाव, तो वहां पे मेरे हिसाब से शॉर्टिंग का रेंज बनेगा। हालांकि जो मेन शॉर्टिंग रेंज था वहां से काफी बाजार गिर गया है, 5450 या 5400 का मेन रेंज था, और नीचे मुझे लग रहा है कि बाजार में जो बॉटम है 5050 टू 5100, तो वहां तक टारगेट बनता है, और वहां पे कोई भी टारगेट से मेरे हिसाब से शॉर्ट के ले लेने चाहिए बुक, और क्योंकि वहां से मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग रैली या रिकवरी है, और जिस तरह से सेलिंग है कोई शार्पर सेलिंग भी नहीं है यहाँ पे। अगर लास्ट हम लोग 10-15 दिन का जो ओवरऑल प्राइस बिहेवियर देखते हैं, तो प्राइस बिहेवियर में ये चीज हो रहा है कि बाजार रिकवरी जब देता है ऊपर लेवल से वहीं से सेल आ रहा है, और कोई स्टैग्नेंट एक शार्प डिक्लाइन जैसा नहीं है, एक वीकर सेलिंग जैसा है। तो बॉटम लेवल पे मेरे हिसाब से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 52 60 70 जो एमसीएक्स के भाव है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे मेरे हिसाब से शॉर्टिंग इज अ बेटर आइडिया। कि अभी फिलहाल बेटर आइडिया है। शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, लेकिन एक अहम खबर है चीनी को लेकर कि 7 साल बाद शुगर की मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाई जा सकती है। सरकार शुगर एमएसपी 23% बढ़ाकर 38 रुपए प्रति किलो करने की तैयारी में। ये हमारे सोर्सेस के जरिए ये खबर आ रही है। शुगर एमएसपी फरवरी 2019 से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 31 रुपए शुगर एमएसपी स्थिर है। इंडस्ट्री लगातार ऊंचे लागत का हवाला देकर एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रही है, और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द सरकार इस पर फैसला ले सकती है, क्योंकि एफआरपी और एसएपी लगातार बढ़ी हैं, लेकिन शुगर की एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। साथ ही एथनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस को भी बढ़ाने की तैयारी है। एथनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाने पर भी सरकार का विचार चल रहा है, क्योंकि एथनॉल सीजन ईयर 2022-23 से एथनॉल के प्रोक्योरमेंट प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी जल्द फैसला हो सकता है। तो शुगर सेक्टर के लिए 2 अहम खबर जो नजर में रहेगी, जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसे हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मुझे और तेतली को भी दीजिए इजाजत, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं।